होते सर। दो क्या क्या होते हैं दो बताओ? 1 and -1। 1 and -1 -1 उनके इंक्लिनेशन क्या क्या होते हैं? π/2 and pi/4 π/2 क्या π/4? 3π/4 and 5/4। 3π/4 होता है। ठीक। अब थोड़ा सा हम इंटरसेप्ट के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे स्लोप हो गया, फिर इंक्लिनेशन हो गया, लाइन का इंटरसेप्ट। ठीक है, उसी में लिख लेना उसके जस्ट नीचे इंटरसेप्ट क्या होता है। तो मान लो ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये लाइन है। तो ये जो पार्ट है, ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रही है और ये जो पार्ट है ये वाई एक्सिस के ऊपर। तो इस पार्ट को कहा जाता है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और इसको कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट और ये वाला पार्ट कहलाता है उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे बताओ, ये जो एक्स इंटरसेप्ट है पॉजिटिव एक्स के ऊपर आ रहा है या निगेटिव एक्स? पॉजिटिव पॉजिटिव। सर आपकी वीडियो हाँ एक मिनट। स्टॉप है हाँ अब आ सर, जाओ। वीडियो बंद है। यस सर अभी हो गया। तो ये बताओ, चालू झाला सर। इसके ऊपर है तो यहाँ पे जो एक्स इंटरसेप्ट होगा हमारा पॉजिटिव होगा। अगर ये वाला पार्ट निगेटिव एक्स के ऊपर आता तो वहां पे जो एक्स इंटरसेप्ट था वो कैसा रहता? निगेटिव रहता। नेगेटिव। यहाँ पे ये पॉजिटिव वाई के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अगर वो निगेटिव वाई के ऊपर आता तो वहां पे वाई इंटरसेप्ट निगेटिव रहता। ठीक है, यस सर। तो ये होता है लाइन का इंटरसेप्ट। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पोर्शन कट कर रहा है तो ये एक्स इंटरसेप्ट, वाई के ऊपर हो रहा है तो वो वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स के ऊपर है, इसकी वजह से एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव वाई के ऊपर है तो वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। ठीक है, यस सर। तो ध्यान रखना इंटरसेप्ट पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं। इंटरसेप्ट पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहेगी। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें एक पॉइंट लिखो अब, स्लोप ऑफ द लाइन which cuts equal intercepts. Slope of the line which cuts equal intercepts on coordinate axis. On coordinate axis. हाँ, slope of the line which intersect, yeah, which cuts equal intercepts, on coordinate axis. Slope of the line which cuts equal intercepts on coordinate axis. तो बताओ जल्दी, जल्दी से आंसर बताओ, बहुत आसान है। क्वेश्चन था 3π/4 सर। क्वेश्चन 5/4। वो स्लोप बताना है ना, जैसे हमने 1 and -। नहीं, गलत है। ये देखो, आपने कल दो देखे थे, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो 0, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस नॉट डिफाइंड, स्लोप ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस +-1। वैसे ही इसका भी स्लोप हमें याद रखना है, जो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है 1 होगा हाँ सही है सर। 1 - 1 ही होगा। नहीं, गलत है ना बेटा, उसमें एक ही होगा, सिर्फ दूसरा क्यों नहीं होगा तो भी बताओ। इक्वल इंटरसेप्ट बोला गया है, 1 गलत है ना बेटा? कुछ पढ़ा भी है क्या कोई स्लोप के बारे में? 1 बोले जा रहे हो, 0 -1 है। अरे 0 मारो इसको पकड़ के, 0। ओम बेटा, नींद में तो नहीं हो? सर कल उसका बर्थडे। किसका? सर कल बर्थडे है ना।
ओम का हाँ, भारत माता की जय पे आया तो। Yes, sir. मिलना मत, लेकिन कहीं पे पता चले फिर से खाने चले गए बर्गर वगैरह, 4-5 लोग फिर से बीमार हो गए तुम में से। सर मैं पहले से बीमार फिर से क्या हो गया ऑनलाइन तेरे सर को? सर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ। मतलब ये सबका चला गया, तेरे को आ गया? हाँ Sir, सर। late current. ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, है ना। चलो देख लो, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए ना। तो मतलब एक्स इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो लाइन ऐसी आएगी। देख लो यहाँ पे ये एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव, और दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है मतलब ये वाली लेंथ एंड ये वाली लेंथ इक्वल है, तो ये एंगल बताओ कितना आएगा? 5/45. 5/4। 5/4 5/4 का इंक्लिनेशन है क्या? यस No, सर sir. यस सर क्या यस सर कह रहे हो? नो सर। No, sir. No, 3 sir. pi/4 inclination. ये 5/2 plus इंक्लिनेशन होगा 5/4. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 3 pi by 4. एंटीक्लॉकवाइज में जब मेजर करेंगे तो वो इंक्लिनेशन होगा। तो इंक्लिनेशन 3 pi/4 है, ध्यान रखना। इसका मतलब तुमने नोट्स रिवाइज नहीं किए हैं। फिर उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक्स इंटरसेप्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो वाई भी नेगेटिव आ रहा है। यस सर ठीक है, Yes, अब यहाँ पे ये वाला Yes. एंगल बताओ कितना रहेगा? 5/4. 5/4 5/4 ये लाइन का इंक्लिनेशन है क्या? यस No, sir. Yes. No, sir. क्या No, यस sir. बोल देते No. हो तुरंत ही, 3 बिना सोचे pi/4 समझे रे? बड़ा 3 करो ना। 5/4 सर। सर 3 pi/4। Sir, 3 pi by positive 4. x axis. एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझ में आता है ना, या नहीं समझ में आता है? Yes, sir. यस सर आता है। क्लॉक से उल्टा Counter तो clockwise. फिर क्लॉक का उल्टा फिर क्यों अकल है ना फिर तेरे में? तो ये क्या क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है क्या? क्लॉकवाइज क्लॉक का उल्टा बोल रहा है, कुछ होते ही मैंने याद करके रखा हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? क्लॉक का उल्टा। तो लगाओ भी तो सही ना उसको। ये रहा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन मैटर करने वाली, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस उधर। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं कह रहा हूं मैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस उधर होती है। ठीक, और उसके साथ देखो ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 3 pi/4। तो ये इसका इंक्लिनेशन, मतलब दोनों केस में इंक्लिनेशन कितना आ रहा है? 3 pi/4। 3 pi/4. तो कितना होगा? -1. -1 -1। तो ध्यान रखना, एक ही स्लोप आएगा यहाँ पे, -1। ठीक है, यस सर लिखो जल्दी इसको। अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सेम बोलता तो क्या होता? 1 1 and -1. 1 एंड Only -1 one. दोनों होते। 1 and -1 ठीक है, सर फिर वो हम चारों कोऑर्डिनेट सॉरी चारों क्वाड्रेंट में से कहाँ पर भी ले सकते थे ना वो। कहीं पे भी ले सकते थे। अगर यहाँ पे मैं बोल देता लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट इज सेम, तो फिर उस केस में इंटरसेप्ट चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहे, बस उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों केस तो आते हैं, साथ ही साथ कौन सी केस आ जाती है? ये वाली भी आ जाती है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है लेकिन लेंथ की बातें हो रही है यहाँ पे, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये लेंथ है ये लेंथ सेम। तो इस केस में जो एंगल आएगा वो इंक्लिनेशन आएगा, वो कितना आएगा? 5/4। तो स्लोप 1 भी आ जाएगा उस केस में। ठीक है, Yes, sir. यस सर तो ये इंटरसेप्ट एंड लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट करती है उसका स्लोप -1 आता है। ठीक है,
ठीक है, अगला लिखो अब स्लोप ऑफ द लाइन पॉइंट है ये, इससे पहले वाला भी जो पॉइंट था उसका स्लोप याद रखना था। यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन joining two points, slope of the line joining two points, joining 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2। इस लाइन का स्लोप बताना है। कुछ लोगों को पता भी होगा, क्या आता है बताओ? y2 minus y1 divided by x2 minus x1। सही है, तो उस लाइन का जो स्लोप आएगा y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ये आएगा कैसे वो देख लो। मान लेते हैं कि ये वो लाइन है जो किससे पास कर रही है, x1 y1 से। ये हटा देता हूँ, ये लैंग्वेज ये लिख ली होगी सभी लोगों ने। x1 y1 एक पॉइंट है, ये x2 y2। तो और चीजें भी यहाँ पे डिस्कस करनी है, तो इधर ही x1 y1 और इसी के ऊपर एक पॉइंट ले लिया भी x2 y2। ठीक है, और ये उस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा ले लिया। तो यहाँ पे बताओ, अगर हम ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा थीटा होगा। सभी लोगों को दिख रहा है, ये वाला भी एंगल यहाँ पे थीटा होगा। अब ये लेंथ बताओ कितनी होगी? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इसको एन नाम दे देते हैं। तो ये एएम लेंथ कितनी होगी? सोच समझ के बताओ। AB square minus BM square। ए मारूंगा x1 x2 के टर्म्स में, बताओ। x2 minus x1 ये वाली लेंथ कितनी आएगी बताओ पहले। ये x एक्सिस से एक पॉइंट की, y एक्सिस से सॉरी x1 x2 minus x1 होगा तो x1 आएगी। ये x1 आ जाएगा। और इस b की कितनी आएगी बताओ? x2 और ये am कितनी होगी बताओ यहाँ से? x2 minus x1। x2 minus x1 x2 minus x1 क्लियर है। यहाँ पे ए पॉइंट की y एक्सिस से जो लेंथ है वो x1 है, b पॉइंट की x2 है। तो ये जो am लेंथ है इस पूरे में से इस पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, मतलब x2 minus x1। वैसे ही ये बताओ इस ये लेंथ क्या आएगी? bm y2 minus y1। क्लियर हो रहा है ना सभी लोग? y, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी है y2 और ये वाली कितनी है y1। तो y2 में से y1 को माइनस कर दिया तो क्या बचा? bm। ठीक है, तो ये देख लो, हमें स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा कितना आएगा यहाँ पे? y2 minus y1 upon x2 minus x1। और वही इस लाइन का क्या हो जाएगा? स्लोप। ठीक है, यस सर। हाँ यस चलो लिख लो इसको। हाँ, सेक्शन फॉर्मूले की प्रूविंग भी ऐसी होती है। वो था भी ये, वो दिन भी क्या दिन तक कर रहा है। सर, स्कूल डेज। बेटा बहुत याद आ रही है तेरे को स्कूल की?
नितिन Yes, sir. रोने तो नहीं लग गया? No, sir. हाँ ठीक है बेटा, मुझे लगा सेक्सी हो गया तू एकदम, स्कूल की याद आ रही तेरे को। इतना हड़वा है क्या तू? हड़वाई कहते हैं ना मराठी में इसको। No, sir. सर वीडियो ब्लर हो रही है। अबे वीडियो ब्लर है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। वीडियो के पीछे क्यों पड़े Clear हुए है रहते क्लियर है सर। हैं? और क्या सर लैग होता है वीडियो। अरे लैग में थोड़ा सा गैप है लैपटॉप में और उसमें, तो मेरे फोटो की तरफ मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा गैप रहेगा उसमें 2-3 सेकंड का, ठीक है? सिल्क वाला ऑफर ऑनलाइन में वैलिड नहीं है, ठीक है? ठीक है ऋषभ? ठीक है। वो सिर्फ ऑफलाइन के लिए था। चलो ये हो गया। तो स्लोप क्या होता है, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। कौन से लाइन Yes, का sir. क्या स्लोप होता है? मतलब जो तीन चार हमने स्पेशल पॉइंट देखे। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो लिखो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। देखते ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हें क्या याद है? सर क्वेश्चन है या फिर पॉइंट है? क्वेश्चन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 15 डिग्री। फिर उसके बाद 22.5 डिग्री। जल्दी से बताओ, जल्दी करो। हो गया? वो 3π/8 है बेटा, 3π/8। और चलो पहले का क्या है? √3 - 1 अपॉन √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो रैशनलाइज करने पे वो 2 - √3 आता है, ये 2 - यस ठीक सर। है? सेकंड में √2 - 1 √2 - 1। थर्ड 3π/8 मतलब 67.5 डिग्री, तो ये हो जाता है √2 + 1। ध्यान रखना, ये याद रखना था, भूल गए। ठीक है? यस सर। Yes. चलो अगला।
Find the slope of line. Find the slope of line joining 2 points. Find the slope of line joining 2 points. 1,3 and 3,4. जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो बस तुम फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो इसलिए ले जाओ। 1/2 हो गया 4 minus Yes, sir. 3 y2 minus y1 upon 3 minus 1. तो ये 1/2 स्लोप आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये बताओ मेरे को, अगर हम ये 2-3 लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, कौन से लाइन का स्लोप बड़ा है, ज्यादा है? L1 का, फिर L2 L1 का, का। फिर L3 का। L2 ये L3 स्लोप की बातें हो रही है, L3 बड़ा किसका है वो बताओ। L3 अब ऑप्शन एक ही बचता है, L1 तो मैंने मना कर दिया, L3 L1 का ज्यादा। हाँ जिसका y एक्सिस बड़ा उसका स्लोप। अबे क्या y एक्सिस वगैरह कह रहा है? सर L1 का सबसे ज्यादा होता है, फिर L2 का और फिर L3 का। सर वही है ना, सर L3 का ज्यादा 3 होता है। L2 L1. L3 का ज्यादा होगा सर। रुको रुको रुको, ये θ1 इसका इंक्लिनेशन है, ये θ2 इसका इंक्लिनेशन है, θ3 इसका इंक्लिनेशन है। ठीक है, कौन सा इंक्लिनेशन बड़ा है? theta 3 3 θ3 है कि नहीं? और ये तीनों के तीनों एक्यूट एंगल है। और ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब अगर थीटा हमारा 0 to π/2 होता है, अगर हम 0 to π/2 जाते हैं तो tan की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? increases इंक्रीजेस tan की वैल्यू बढ़ती है कि नहीं? Yes, sir. मतलब tan θ3 बड़ा रहेगा या tan θ1? theta 3 θ3 बड़ा रहेगा तो L3 लाइन का स्लोप L2 से बड़ा होगा एंड L2 का स्लोप L1 से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना, बेसिक सी चीज थी ये। L1 कह रहे हो, मतलब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to x एक्सिस से y एक्सिस की तरफ जाते हैं तो लाइन का स्लोप क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan θ3 is greater than tan θ2. That means M3 is greater than M2 is greater than M1. तो x एक्सिस से लेके y एक्सिस तक अगर लाइंस का इंक्लिनेशन बढ़ रहा है तो उसका स्लोप भी बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद हम लेते हैं लाइंस पर, तो ये लाइन L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, L1 का, L2 का? या L1 समझ के बताना, समझ के बताना, ऐसे मुंह मत मारना। पहले बोल रहा हूँ, सोच समझ के बताओ। चलो L3 का सबसे ज्यादा होगा सर। आप बोले L3 सर। बोल कैसे L3 का? सर क्योंकि जो एंगल है वो हम पॉजिटिव एक्स अरे एक्सिस एक के से साथ पूछ रहा हूँ लेंगे। ना, दूसरा नचिकेत कहाँ से आ गया? हाँ बोलो। सर वो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेंगे और फिर वो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो फिर उसका स्लोप बड़ा ही होगा ना। क्या बड़ा होगा तो? सर न्यूमरेटर मतलब एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब एंगल बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी ना, तो फिर स्लोप ज्यादा ही होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? negative
नेगेटिव होता है मतलब तुम क्या बोलना चाहते हो कि अगर थीटा बढ़ रहा है तो हमेशा tan बढ़ेगा, ये कहना चाहते हो ना तुम? नो सर, फिर 0 to π/2 डिक्रीज होगा सर। एक बार देख लो इसका इंक्लाइनेशन, यहाँ पे भी मान लो ये θ3 बड़ा है, ठीक है, θ2 बड़ा है एंड θ1 बड़ा है। अब एक बार tan का ग्राफ आता है ना सभी लोगों को? यस सर, यस सर। ये रहा tan का ग्राफ। पहले हमने क्या लिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए, मतलब 0 to π/2। तो ये बताओ 0 to π/2 में tan का ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। इसका मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ने पे tan की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। यहाँ पे भी बताओ, ये हमने लिया मतलब कौन सा क्वाड्रेंट लिया है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करवाई है? π/2 to π। तो इसमें भी बताओ tan का ग्राफ कैसा है π/2 to π में? नेगेटिव है पर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है ना, है या नहीं इंक्रीजिंग? यस सर। अगर हम लेफ्ट टू राइट देखते तो ग्राफ बढ़ रहा है ना, ये देखो ऊपर आ रहा है ना नीचे से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी वो कैसा है? अगर हम π/2 to π की बात कर रहे हैं, ठीक है, निगेटिव है लेकिन इंक्रीजिंग भी है। इसका मतलब हम एंगल बढ़ाएंगे तो tan की वैल्यू भी क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे भी tan θ3 is greater than tan θ2 is greater than tan θ1 आएगा। That means m3 is greater than m2 is greater than m1। तो π/2 से π की तरफ भी आते हैं तो स्लोप की वैल्यू बढ़ती है। निगेटिव रहते हैं स्लोप, लेकिन उसकी वैल्यू π/2 से π की तरफ, मतलब y एक्सिस से x के एक्सिस की तरफ आने पे बढ़ती है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है दोनों पॉइंट? यस सर, यस सर। अब इन दोनों में बताओ कौन सा लाइन का स्लोप बड़ा है? ये एंगल ले लिया हमने, ये L3 ले, ये L2 लाइन ले ली और ये L1 लाइन ले ली। तो किसका स्लोप बड़ा है? L1 L1 तो ऑब्वियसली, क्योंकि L2 का स्लोप कैसा आने वाला है? नेगेटिव। और L1 का कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो क्लियर है ये? तो 0 से π/2 की तरफ जब हम जाते हैं तो स्लोप की वैल्यू बढ़ती है, घटती है? बढ़ती है। π/2 से π की तरफ आते हैं तो स्लोप की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? बढ़ती। वो इधर लिखा हुआ है ना, बढ़ती है ना। तो क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा है? सामने चीजें लिखी हुई है। मतलब उधर बढ़ती है तो इधर घटती है, उल्टे दिमाग के हो तुम लोग। बताओ फिर से, 0 to π/2 में स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। π/2 से π आएंगे तो बढ़ेगी। घटने वाला। कौन फिर से आगे? हो गया? ठीक है, उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ध्यान रखना, आप ऐसी चीजें आइंदा से तो गलत नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें तुम्हें नहीं आती और तुम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो और बनेंगे ही नहीं वो। भले ही तुम्हें उस टॉपिक का, मान लो तुम्हें स्लोप के बारे में आइडिया नहीं कि इधर से इधर बढ़ने वाला है और आगे का, लेकिन किसी एक टॉपिक का कंसेप्ट तुम्हें पता है, लेकिन उसके लिए पहले स्लोप के बेसिक कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। तो ध्यान रखना ये थोड़ा।
एरिया ऑफ ट्राइंगल, तुम लोगों से पूछना भी नहीं चाहिए, गलत सलत बोलते हो कुछ भी, सीधा बता देना चाहिए, ये याद कर लो, है कि नहीं? सही है कि नहीं? नो सर। ओके ना तुम लोगों से पूछना? यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? बताओ। हेरॉन्स तो हो चुका है। हाफ इंटू बेस इंटू फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला। हाँ? हेरॉन्स फॉर्मूला। फॉर बेस इंटू मूला और कौन सा पता है? हाफ इंटू बेस फॉर्मूला चलो एक अंडर रूट बेस इंटू एस हाइट इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हाफ बेस इंटू एक बंद करो अभी। ये फॉर्मूला पता है, ठीक है? फिर तुम लोगों को ये फॉर्मूला भी पता है, ए बी कॉस साइन, और ये हाफ बेस इंटू हाइट वाला भी पता है, ठीक है? अब ऐसे मान लो ए बी साइन सी है तो हाफ बी सी साइन ए, तो हाफ ए सी साइन बी, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूले कब अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? जब हमें एंगल या साइड लेंथ गिवन है तब, ठीक है? लेकिन अब यहाँ इस टॉपिक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसके टर्म्स में बातें करने वाले? कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। तो अभी जो हमें इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे। ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड सी के है x3, y3, और हमें इसका एरिया बताना है। एक तो तरीका क्या है, तुम तीनों लेंथ निकाल लो। तुम्हारे पास अगर कोऑर्डिनेट्स है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकाल सकते हो, बी सी निकाल सकते हो, ए सी निकाल सकते हो, तो तीनों लेंथ तुम्हें पता चल गई, साइड लेंथ यूज कर लो हेरॉन्स फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी वैसे नहीं जाना है, वो लेंथी हो जाएगा। तीनों लेंथ निकालो फिर हेरॉन्स फॉर्मूले में पुट करो, तो हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है। इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये रहेगा हाफ मॉड ऑफ डिटरमिनेंट की आइडिया, बेसिक आइडिया तो सभी लोगों को है ना, 2 क्रॉस 2 का एंड 3 क्रॉस 3 का। यस सर। ठीक है, तो मॉड ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो ये इसका एरिया आएगा। ये बाहर वाली जो दंडिया है ना, ये मॉड वाली है, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पॉजिटिव रहता है, तो ये मॉड उसको पॉजिटिव बना देते हैं। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट एक्सपांड करने आता है या नहीं? यस सर। सभी लोगों को? नो सर। नो सर, नहीं आता। तो ये फिर से डबल मॉड कह रहा है, ये मैं बोल रहा हूं यहाँ पे बाहर वाला मॉड है, सुनते हो ना या बहरे हो? ये दो दंडियां बाहर की है, मॉड की है, ये डिटरमिनेंट है, डबल मॉड कह रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब इसका एक्सपांशन जान लो। यहाँ पे ए बी सी के टर्म्स में a1 b1 c1 के टर्म्स में ले लेते हैं, ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है? अब इसका एक्सपांशन ध्यान रखना, एक्सपांशन कैसे होता है, डिटरमिनेंट टॉपिक आएगा 12th में, उसमें हम और अच्छे से इसके रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे, लेकिन जो अभी काम की चीज है इसका बस एक्सपांशन। तो a1, ठीक है, a1 ये पहली जो रो है उसका पहला एलिमेंट इनटू a1 इनटू क्या हो जाएगा, b2 इनटू c3, याद रखना a1 b2 इनटू c3 माइनस, और ये चलो 2 क्रॉस 2 का तो आता है क्या, लेकिन 3 क्रॉस 3 का नहीं आता है, 2 क्रॉस 2 का तो आता है क्या? यस सर। सभी लोग
यस सर। तो पहले वो जान लो, पहले 2 क्रॉस 2 का A1 A2 B1 B2। 2 क्रॉस 2 का इसलिए कहते हैं, इसमें 2 कॉलम 2 रो है, तो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कहते हैं। और इसका जो एक्सपांशन होता है A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, क्या होती है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू? A1 B2 माइनस B1 A2। अब 3 क्रॉस 3 वाला देख लो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, A1 इंटू, अब क्या कर लेना, अगर हम A1 ले रहे हैं, ठीक, इस रो के अबाउट हम एक्सपांड कर रहे हैं, तो अब A1 अगर ले लिया तो उसके कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स एंड उसके रो में आने वाले एलिमेंट्स, मतलब इस वाले पार्ट को तुम लोग भूल जाओ, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट भूल जाओ। बचे हुए पार्ट का डिटरमिनेंट, बचा हुआ पार्ट कौन सा, ये वाला, तो उसका डिटरमिनेंट याद रखने का तरीका जान लो क्या है। हम पहले रो के अबाउट एक्सपांड कर रहे हैं, तो उसमें का पहला एलिमेंट उठाया A1, तो A1 के कॉलम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ एंड उसके रो को, तो बचा क्या, ये वाला पार्ट, तो A1 इंटू उस पार्ट का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब उसके बाद सुन लो, पहले लिखने का टाइम दे दूंगा, फिर उसके बाद पहला एलिमेंट हो गया, इस रो का दूसरा एलिमेंट है A2। ठीक, लेकिन अब ये आएगा माइनस साइन के साथ, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, पहला प्लस दूसरा माइनस के साथ, देन तीसरा अगेन प्लस। अब A2 हमने ले लिया, तो अब क्या करना है, A2 का कॉलम एंड A2 की रो को भूल जाओ, तो A2 का कॉलम एंड A2 को रो को भूल गए, तो बचे हुए का डिटरमिनेंट क्या आता है बताओ, A2 का कॉलम गया, उसकी रो B1 B1 C3 C2 माइनस B3 C, मतलब B1 B3 ना, यस सर। C1 C3, फिर A3 आएगा प्लस के साथ। अब इसके कॉलम को भूल जाओ एंड इसके रो को भूल जाओ, तो बचे हुए का बताओ डिटरमिनेंट क्या है, B1 B2 C1 C2 C1 C2। B1 B2 C1 C2। तो ये 3 क्रॉस 3 का एक्सपांशन है। क्लियर है? यस सर। लिख लो इसको, पहले 2 क्रॉस 2 का लिखो, देन ये 3 क्रॉस 3 का, ये लिख लिया ना सभी लोगों ने। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स, तो ये एरिया आता है। यस सर। ठीक है, वो लिख लो एक्सपांशन, 2 क्रॉस 2 वाले का वो है, 3 क्रॉस 3 वाले का ये रहा, बाद में इसको एक्सपांड करके फाइनल वैल्यू लिख लेना। हो गया? यस सर। यस सर। एक मिनट सर। हाँ लिखो लिखो।
ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको हम एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को, उसको स्टार डेल्टा मेथड भी बोलते हैं, नाम दिया गया है। ये x1 y1 x2 y2 एंड c है x3 y3। ठीक है, तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। एक तो हमने देख लिया फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ हाफ मॉड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब एक और एक रिजल्ट है इसका एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये है हाफ मॉड ऑफ। अब इसको हम दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 के। तो देख लो, इसमें हम अब 2 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे पेयर वाइज, मतलब और एक ऑर्डर में भी। पहले मान लो हम लोग जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तुम लोग क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर वाइज लेना है, मतलब पहले हम AB को ले रहे हैं, x1 y1 x2 y2, ठीक है। ऑर्डर वाइज हम क्लॉकवाइज अगर जा रहे हैं तो पहले AB की पेयर आएगी, बाद में कौन सी पेयर आएगी, BC की। तो BC की पेयर में फिर x2 y2 x3 y3 एंड लास्ट में कौन सी पेयर आएगी बताओ, CA CA की। तो x3 y3 x1 y1 और ये मॉड खत्म। तो इसको हम ये 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका एक्सपेंशन और जो 3 क्रॉस 3 वाले का एक्सपेंशन सेम ही है, ठीक है। तो क्या मैटर करेगा इसमें, हम किस ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं या क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। दोनों में से कोई एक डायरेक्शन तुम पहले सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज। अब 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है, तो पहले हमने AB की पेयर ली, देन BC की पेयर, देन CA की पेयर, तो उनसे बनने वाले ये 3 डिटरमिनेंट का सम यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो कितने पेयर्स बनते, 4 4। एक ऑर्डर मैटर करवानी है, क्लॉकवाइज जाना है या तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो 4 आ जाते। पेंटागन होता तो 5, ठीक है। सर हाँ क्लॉकवाइज गए तो सब्ट्रैक्शन होगा क्या? नहीं, क्लॉकवाइज लेने पे सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो एंटी क्लॉकवाइज जाने पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इस पूरे की, ठीक है। लेकिन जब तुम क्लॉकवाइज जाओगे तो इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाने पे अगर 2 आ रही है तो क्लॉकवाइज जाने पे -2 आएगी, इतना डिफरेंस रहेगा। लेकिन ये मॉड उसीलिए तो हमने लगाया है, मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। यस सर। अब ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि क्वाड्रिलेटरल या एन साइडेड पॉलीगन अगर हम लेते हैं, उसके वर्टाइसेस हमें गिवन रहते हैं, तो उसका एरिया हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एन साइडेड पॉलीगन दिया है, तो कितने वर्टाइसेस होंगे बताओ उसमें, N वर्टाइसेस बनेंगे उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2
और फाइनल वाले के कितने आएंगे ए एन एक्स एन वाई एन। ठीक है, ये एन साइडेड हमारा पॉलीगन है। अब इसका एरिया हमें लिखना है। तो देख लो कैसे लिखेंगे, कौन सी ऑर्डर में जाना है बताओ तुम, या कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज शुरुआत कहां से करनी है? एन एरिया। ठीक, A1 से शुरुआत करते हैं, इसीलिए A1 लिखा है वहां पे। तो A1 से शुरुआत करेंगे, जाना कहां है? एंटी क्लॉकवाइज में। तुम क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो पहली पेयर कौन सी आएगी? A1 A2 की। बाहर में मॉड लगा देते हैं, तो A1 A2 की पेयर आएगी, तो x1 y1 x2 y2 ये डिटर्मिनेंट आएगा। फिर पेयर कौन सी आएगी? A2 A3 की। फिर आगे आएगी A3 A4 की। और ऐसे फाइनली कौन सी आएगी बताओ फिर? ऐसे ही चलते चलेंगे तो फाइनल n minus 1 x and y minus x 1 1 y minus 1 x x n y n प्लस 1। an A1 की पेयर आएगी ना हाँ सर। लास्ट में, यस यस सर। उसका डिटरमिनेंट यहाँ पे बनेगा, तो उसका डिटरमिनेंट xn yn x1 y1। y1। तो ये इस पॉलीगन का एरिया रहेगा। ठीक है, तो क्लियर है। वर्टाइसेस अगर गिवन रहेंगे तो ट्रायंगल का एरिया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, या इन साइडेड पॉलीगन का एरिया कैसे लिखा जाएगा? ये तरीका Yes, हमारे पास आ गया। इसके लिए क्या मैटर करने वाला है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड फिर उसी डायरेक्शन में उनको पेयर वाइज कंसीडर करते हुए जितने भी डिटरमिनेंट आएंगे 2x2 के, उनका सम, और बाहर में क्या लगा देना? मॉड, और उसका हाफ टाइम है। ठीक है, बाहर में हाफ है। सर अगर एन से शुरुआत की होती तो क्या, कुछ नहीं, वैल्यू तो सेम आती। मान लो तुमने n से शुरुआत की, तो क्या आ जाता? पहला डिटरमिनेंट xn yn x1 y1 का, देन दूसरा डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 का, ये आ जाता। ठीक है, यस सर। हो गया। yes sir चलो, तो ये हो गया एरिया ऑफ पॉलीगन। फिर अब उसके बाद है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। आज पहले ये थ्योरी पार्ट हम लोग कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियर मतलब एक लाइन में होना। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो मान लो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है x1 y1। सर वीडियो पॉज है। वीडियो बंद नहीं सर हो गया सर अभी चालू हो गया। सर हो गया ठीक हो सर। गया। सी है x3 y3।
तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उसके लिए हमें कंडीशन ढूंढनी है कि कैसे क्या क्या कंडीशन रह सकती है जिसके थ्रू ये तीनों कोलिनियर आएंगे। तो उसके लिए 3 मेथड्स हैं, ठीक है। पहली मेथड है डिस्टेंस वाली मेथड। तो तुम क्या कर लेना, इनको पेयर वाइज लेके डिस्टेंस निकाल लेना। मतलब पहले AB डिस्टेंस, फिर BC डिस्टेंस एंड देन AC डिस्टेंस। क्या कर लिया हमने, AB डिस्टेंस निकाल लिया, BC डिस्टेंस निकाल लिया एंड AC डिस्टेंस निकाल लिया। और तुम्हें ये दिख रहा है कि इनमें से किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है। क्या हो रहा है, इनमें से किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे AB प्लस BC का सम AC के इक्वल आ रहा है, तो उस केस में देख लो A, B और C, तो AB प्लस BC AC के इक्वल आ रहा है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है क्या? यस सर। है। यस। तो पहली मेथड है डिस्टेंस वाली मेथड। उसमें क्या कर लेंगे हम लोग, पेयर वाइज लेके पहले इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे पॉइंट्स को। AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस एंड AC डिस्टेंस आएगा। अगर किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, मान लो ये हो गया, तो अगर हम डायग्राम बनाते तो ऐसी डायग्राम बनेगी, AB प्लस BC AC के इक्वल आना चाहिए। तो ये तीनों हमें कैसे दिख जाएंगे वहां पे, कोलिनियर। ठीक है, तो लिखो मेथड 1। मेथड 2, तो इसको तुम एज अ कंडीशन भी बोल सकते हो कि अगर किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आता है तो वो कोलिनियर दिखाने की कंडीशन हो जाएगी। मेथड 2 या कंडीशन 2, ये बताओ ये तीनों से कोई ट्रायंगल बन सकता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं बन सकता है। तो ये बताओ अगर कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो। 0। 0 आएगी, 0। क्योंकि अगर ट्रायंगल बनता तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती, तो ये तीनों कोलिनियर नहीं होते। लेकिन अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 0 ही आनी चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, या इसके थ्रू भी हम दिखा सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। क्योंकि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कैसे रहेंगे, कोलिनियर। ठीक है, तो ये मेथड यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द इसमें केसेस में। जो भी वर्टाइसेस गिवन रहेंगे और हमें दिखाना है कि वो पॉइंट्स, मतलब जो भी 3 पॉइंट्स है वो गिवन रहेंगे और हमें दिखाना है वो कोलिनियर है, तो उनका डिटरमिनेंट चेक कर लेना। अगर वो 0 आ रहा है तो हाँ वो सही में कोलिनियर है। फिर उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, किसी एक जगह पे लैम्डा दिया जाता है, मान लो y2 की जगह पे लैम्डा दे दिया और बोला जाता है ABC अगर कोलिनियर है तो लैम्डा बताओ, तो बहुत इजीली इसके थ्रू हमें उस लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है। एंड इसमें और एक है कंडीशन, मेथड भी बोल सकते हो इनको कोलिनियर दिखाने के। ये बताओ अगर ये तीनों कोलिनियर है तो AB का स्लोप, BC का स्लोप एंड AC का स्लोप कैसे रहेंगे? इक्वल। 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 इक्वल रहेंगे। इक्वल। तो स्लोप के थ्रू भी हम लोग जाके इनको कोलिनियर दिखा सकते हैं। अगर 3 पॉइंट्स है, किसी भी दो को पेयर वाइज लो और वो जो स्लोप्स आने वाले उनके थ्रू वो सेम आ गए, तो वो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है,
तो ये है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो किसी दो डिस्टेंसेस का सम अगर तीसरे के इक्वल आ रहा है तो वो कोलिनियर है, वो एक पहली कंडीशन बोल सकते हो। या तो अगर उन तीनों से जो डिटर्मिनेंट बनने वाला है ये वाला इस तरीके का, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो फिर वो तीनों कोलिनियर हो सकते हैं, या तो फिर स्लोप अगर सेम आ रहा है तो उसके थ्रू हम कोलिनियर बता सकते हैं। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे, और कल के लेक्चर में सिर्फ डिस्कशन होगा, वो भी शाम के टाइम पे मैं रखूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, और उसमें डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किसका, पीएनसी का। ठीक है? यस सर। यस सर। तो कंप्लीट करके रखना, कल उसका डिस्कशन कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। ये कंडीशन वगैरह सारी Bye, याद sir. कर लेना, स्लोप से रिलेटेड वो सारी चीजें जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सारे याद होने चाहिए, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अब आगे। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों बेटा, मेयर बेटा दोनों है, पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 के पीएनसी। ठीक है, फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। ओके सर। बाय। बाय बाय। थैंक यू सर।